एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, जो पूरे यूट्यूब पर हजारों प्रेरक वीडियो के साथ एक प्रतिभाशाली पाठक हैं। हो सकता है आपने ऐसे कई वीडियो देखे हों, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। स्टीव जॉब्स ने 50 साल की जिंदगी में क्या सीखा, यह उन्होंने 3 कहानियों के जरिए बताया है। उन्होंने 2005 वर्ष स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिए थे और इसमें वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में कहा। मैं स्टीव जॉब का यह अंग्रेजी भाषण हिंदी में सुनाने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से सुने। आप बहुत कुछ सीखेंगे और जीवन भी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूं। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। मैंने पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर 18 महीने या उससे ज्यादा समय तक ड्रॉप इन के रूप में रहा। उसके बाद मैंने वास्तव में कॉलेज छोड़ दिया। तो मैंने क्यों छोड़ा? ये मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। मेरी जैविक मां एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद लेने का फैसला किया। उसे बहुत दृढ़ता से लगा कि मुझे कॉलेज के स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए। इसलिए मुझे जन्म के समय एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था, सिवाय इसके कि जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी समय में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात को एक कॉल आया जिसमें पूछा गया, हमें एक अप्रत्याशित बच्चा हुआ है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, जरूर। मेरी जैविक मां को बाद में पता चला कि मेरी मां ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उसने गोद लेने के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह कुछ महीनों बाद ही मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। यह मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने नासमझी में एक ऐसा कॉलेज चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज की ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह कैसे समझने में मदद करेगा। और यहां मैं अपने माता पिता द्वारा पूरी जिंदगी बचाए गए सारे पैसे खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय यह बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन जरूरी कक्षाओं में जाना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन कक्षाओं में जाना शुरू कर सकता था जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगती थी। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं फर्श पर और दोस्तों के कमरों में सोता था। मैं 5 सेंट जमा करके कोक की बोतलें लौटाता था और उनसे खाना खरीदता था, और मैं हर रविवार की रात शहर भर में 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्ण मंदिर में हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खाता था। मुझे यह बहुत पसंद था और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करके मैंने जो कुछ भी पाया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा दी जाती थी। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल खूबसूरती से हाथ से सुलेखित था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी थीं, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए सुलेख कक्षा लेने का फैसला किया कि यह कैसे किया जाता है। मैंने सेराफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षर संयोजनों के बीच स्पेस की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में और बेहतरीन टाइपोग्राफी को बेहतरीन बनाने के बारे में। यह खूबसूरत, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता, और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी का भी मेरे जीवन में व्यावहारिक अनुप्रयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो यह सब मेरे दिमाग में आया और हमने इसे मैक में डिजाइन किया।
यह सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कॉलेज में उस एक कोर्स में कभी भाग नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्पेस किए गए फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज मैक की नकल करता है, इसलिए संभावना है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वे नहीं होंगे। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं कभी भी उस सुलेख क्लास में नहीं जाता और पर्सनल कंप्यूटर में शायद वह शानदार टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनमें है। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन पीछे की ओर देखते हुए यह बहुत स्पष्ट था। 10 साल बाद फिर से आप आगे की ओर देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह से जुड़ ही जाएंगे। आपको किसी न किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान, भाग्य, जीवन, कर्म, जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास करना कि आगे चलकर बिंदु जुड़ेंगे आपको अपने दिल की बात सुनने का आत्मविश्वास देगा, भले ही वह आपको अच्छी तरह से चलने वाले रास्ते से भटका दे, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं भाग्यशाली था। मैंने पाया कि मुझे जीवन में जल्दी ही वह काम करना पसंद था जो मुझे पसंद था, और मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल एक गैरेज में हम दोनों से बढ़कर 4000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपना बेहतरीन निर्माण मैकिन्टोश रिलीज किया था और मैं 30 साल का हो गया था, और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आप जिस कंपनी को शुरू करते हैं उससे आपको नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है। खैर, जैसे जैसे एप्पल बड़ा होता गया, हमने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जो मुझे लगा कि मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत प्रतिभाशाली है। और पहले साल या तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारे विचार अलग अलग होने लगे और आखिरकार हम अलग हो गए। जब हम अलग हुए तो हमारे निदेशक मंडल ने उसका साथ दिया, और इसलिए 30 की उम्र में मैं बाहर आ गया और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर आ गया। मेरे पूरे वयस्क जीवन का केंद्र बिंदु जो था वह चला गया, और यह विनाशकारी था। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। कुछ महीनों तक मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश किया है, कि मैंने उस समय बैटन को छोड़ दिया था जब यह मुझे दिया जा रहा था। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइज से मिला और इतनी बुरी तरह से गड़बड़ करने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक विफलता थी और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे दिमाग में कुछ बात आने लगी। मैं अभी भी जो करता था उससे प्यार करता था। एप्पल में घटनाओं के मोड़ ने उसमें जरा भी बदलाव नहीं किया था। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था, और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने तब यह नहीं देखा, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी बात थी। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से एक नौसिखिया होने का हल्कापन आ गया, हर चीज के बारे में कम निश्चित। इसने मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में से एक में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, पिक्सर नाम की एक और कंपनी, और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया, और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण का केंद्र है, और लोरेन और मेरा एक साथ एक अद्भुत परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो यह सब कुछ नहीं होता। यह दवा का स्वाद बहुत खराब था, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जीवन आपके सिर पर ईंट से वार करने वाला होता है। विश्वास मत खोना। मुझे यकीन है कि एकमात्र चीज जिसने मुझे आगे बढ़ाया वह यह थी कि मुझे जो करना पसंद था। आपको वह खोजना होगा जिससे आप प्यार करते हैं, और यह बात काम के लिए भी उतनी ही सच है जितनी आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है
जिसे आप महान काम मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका वह है जो आप करते हैं उससे प्यार करना। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है तो तलाश करते रहें और समझौता न करें। दिल के सभी मामलों की तरह आपको पता चल जाएगा कि आपको वह कब मिलेगा, और किसी भी महान रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल बीतते हैं यह और भी बेहतर होता जाता है। इसलिए तलाश करते रहें, समझौता न करें। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उद्धरण पढ़ा जो कुछ इस तरह था, अगर आप हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर एक छाप छोड़ी, और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह शीशे में देखता हूं और खुद से पूछता हूं कि क्या आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं आज क्या करने वाला हूं? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं आता है तो मैं समझ जाता हूं कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा मेरे जीवन में बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करने के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी अभिमान, जबकि शर्मिंदगी या असफलता का डर, ये सब चीजें मौत के सामने गायब हो जाती हैं। केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, ये सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही नग्न हैं, अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूं तो मुझे तो यह भी नहीं पता था कि पैंक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ में मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है, और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया, और शाम को मेरी बायोपिक हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एटोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहां पर जो भी उपस्थित था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सुबह की से मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। यह अब तक की मृत्यु के सबसे करीब है। उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों तक मुझे मृत्यु के करीब नहीं आना पड़ेगा। मृत्यु पहले मेरे लिए केवल एक विचार थी, लेकिन उस भयानक अनुभव के बाद अब मैं आपको पहले से कहीं अधिक निश्चितता के साथ मृत्यु के बारे में कुछ बता सकता हूं। दरअसल कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहां पहुंचने के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन फिर मृत्यु ही हम सबकी अंतिम मंजिल है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, और यह होना भी चाहिए, क्योंकि मृत्यु शायद जीवन की सबसे बड़ी खोज है। यह जीवन बदलने वाला एजेंट है। मृत्यु नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को धो देती है, और अभी आप नए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वह दिन दूर नहीं। इतना नाटकीय बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह पूर्ण सत्य है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता में न फंसें, जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर को अपनी अंतरात्मा की आवाज को डूबने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब मौन है। जब मैं युवा था तब एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। पत्रिका हमारी पीढ़ी के लिए एक पवित्र पुस्तक की तरह थी, जिन्होंने बाहर निकाला था स्टीवर्ट ब्रांड नाम के एक सज्जन जो मेनलो पार्क के पास रहता था। उन्होंने अपनी कविता से पत्रिका को जीवंत बना दिया था। वह था 60वां दशक, अंतिम शब्द बाद, कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह अभी शुरू नहीं हुआ था,
इसलिए पत्रिका टाइपराइटर, कैंची, पोलेरॉइड कैमरे आदि से बनी थी। पत्रिका कागज के आवरण में गूगल की तरह थी, आदर्शवादी जानकारी और उत्कृष्ट विचारों से भरपूर। यह पत्रिका गूगल से 35 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। स्टीवर्ट अपनी टीम के साथ द होल अर्थ कैटलॉग, इसकी कई संख्याएं बाहर निकाला था। पत्रिका का प्रकाशन अंतिम अंक के साथ समाप्त होता है। यह 70 के दशक के मध्य की बात है। मैं भी आपकी ही उम्र का था। पत्रिका के अंतिम अंक के पिछले कवर पर भोर के समय एक गांव की सड़क का चित्र छपा था। आप में से जो लोग एडवेंचर पसंदीदा, वे गांव की सड़क पर टहलने जा सकते हैं। तस्वीर के नीचे लिखा था, भूखे रहो, मूर्ख रहो। विदाई के समय यह उनका आखिरी संदेश था। भूखे रहो, मूर्ख रहो। मैंने मेरे लिए जीवन भर यही प्रार्थना की, और आज ग्रेजुएशन की समाप्ति पर आपके नए जीवन की शुरुआत में मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं, भूखे रहो, मूर्ख रहो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई शब्द गलत बोला हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों, अब कैसा मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो? मैं कुछ प्लेलिस्ट में शब्द लिख कर रखा हूं, जैसे ABC ऐसा कुछ लिख कर रखा हूं। आपको जो अच्छा लगे वह कमेंट कर देना। जो वर्ड ज्यादा आएगा उसी पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, और कौन सा शब्द आपको अच्छा लगता है उसे शब्द को आप कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। धन्यवाद।